तो दोस्तों आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे √x बटे √441। इस तरह से अपन लिख सकते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, और 0.02 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/100। इतना अपन कर सकते हैं ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो आप सब लोग जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 441, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, तिरिया गुणा करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 × 441। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 10,000, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1764/10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और जब अपन 1764 पे 10,000 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1764 आ जाएगा। ठीक है ना, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जो कि बहुत ईजी है। मैं आपको यहाँ पे इसका सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 253 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपको यहाँ पे बताना है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 11 और 385 है। यदि संख्या 73 एवं 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी होगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे अपन जब भी लघुत्तम समवर्तक और संख्याएं दी रहती हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है ना, आपने इस फॉर्मूले को बहुत बार पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पे महत्तम समवर्तक कितना बताया गया है, 11, और लघुत्तम समवर्तक कितना बताया गया, 385। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी संख्या को अपने को ज्ञात करना है जो कि 73 और 125 के बीच हो। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या रहता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। आपने इस फॉर्मूले को कई बार पढ़ा होगा, बस इसी फॉर्मूले के यहाँ पे यूज होगा। अपने को एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो कि 73 और 125 के बीच हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको टिक के साथ आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे महत्तम समवर्तक कितना है, यहाँ पे महत्तम समवर्तक है 11 और लघुत्तम समवर्तक कितना है 385। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक, इस तरह आपने कर दिया ना। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन पहली संख्या को मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अपन पहली संख्या को मानेंगे 11x और दूसरी संख्या को अपन मानेंगे, अपन दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, यहाँ पे अपन दूसरी संख्या को मानेंगे 11y। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हम महत्तम समवर्तक से ही पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं। तो जैसे हमने पहली संख्या को मान लिया 11x और दूसरी संख्या को हमने मान लिया 11y, तो अपन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 11x इंटू 11y। ठीक है ना, इस तरह से अपन लिख दिए ना। अब आपको क्या करना है, बस इसे आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 11 से 11 ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू 11y, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 385। इतना बचा ना, तो आपको क्या करना है, 11 से आपको इसको भी काट देना है। तो जब आप इसे 11 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 35। तो दोस्तों यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू आई है 35 आई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 35 का आपका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 35 का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक 5 होगा और एक 7 होगा। ठीक है, हमने पहली संख्या को क्या माना था, हमने पहली संख्या को माना था 11x, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, हमने दूसरी संख्या को माना था
11y। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 5 को अपन x मान लेते हैं और 7 को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 को x माना है तो आप इसे y भी मान सकते हैं और 7 को अपन x भी मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, अपन x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5 यानी कि 55 आ जाएगा। और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 11 इंटू 7 बराबर 77 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो कि 73 और 125 के बीच हो। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही संख्या दिख रही है जो कि 73 और 125 के बीच हो। तो कौन सी संख्या है, 77 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे 77 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि एक ऊंचाई दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको चित्र बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, मीनार बना देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बिंदु ए है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, मीनार के बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है, 30 अंश बताया गया है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर चलने पर एक अन्य कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। मीनार की दिशा में ये कितना चल रहा है, मीनार की दिशा में 20 मीटर चल रहा है तो कोण कितना हो जाता है, मीनार की दिशा में 20 मीटर चल रहा है तो कोण बढ़कर 30 से कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार समझाया है, जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है कि कोण आधे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे कितना है, 60 है और 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है। तो इस टाइप की कंडीशन पे फिगर कैसे बनता है, जैसे 60 के सामने वाला क्या बनेगा, 60 के सामने बनेगा √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब भी कोण आधे होते हैं ना, जब भी कोण आधे होते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमेशा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग को मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जब भी कोण आधे होते हैं ना तो आपको याद रखना है, 60 के सामने वाला कोण कितना होता है, √3। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है। और जब भी कोण आधे होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 1 हो जाता है। और जब यहाँ से यहाँ तक की अपन बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है ना, जब भी आधे होते हैं कोण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी बताई गई, यहाँ पे 2 की वैल्यू बताई गई है 20, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे इससे कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। और क्वेश्चन पे किसकी ऊंचाई बोला है, मीनार की ऊंचाई बोला है। तो इस 10 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 10 में हो रहा है ना, तो यहाँ पे सब पे 10 का मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पे जब अपन इसमें यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करें, 10 का मल्टीप्लाई करने हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 √3 आ जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से और भी समझा दूंगा यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A sin B sin C sin 3। तब आपको क्या करना है, cos A cos B cos C की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे sin A sin B sin C लिखा है तो ये किस कंडीशन पे 3 हो सकते हैं। तो जब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, A B C इनकी जगह अपन क्या रख देते हैं, इनकी जगह पे अपन π/2 यानी कि 90 अंश रख देते हैं। ठीक है ना, यदि अपन मान लेते हैं कि A B और C इनकी वैल्यू कितनी है, 90 अंश है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 या π/2 वही है। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो जब अपन यहाँ पे sin A की वैल्यू अपन 90 रखते हैं, यहाँ पे sin B की वैल्यू 90 रखते हैं और sin C की वैल्यू यहाँ पे 90 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 3 हो रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि A B और C इनकी वैल्यू को अपन को क्या रखना है, 90 अंश रखना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, cos 90 cos B को भी आपको 90 रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा,
cos सी यानी कि cos 90 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, 0 और 0। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रम से कितने हैं? 24 मीटर, 32 मीटर, 40 मीटर, 76 मीटर, 80 मीटर है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 वर्ग दिए गए हैं। पहला वर्ग कितना है? पहले वर्ग का परिमाप कितना है? 24 है। दूसरे का कितना है? 32 है। तीसरे का 40 है। चौथे का 76 है। और पाँचवें का कितना है? 80 है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 5 वर्ग दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 वर्ग है ना, यहाँ पे 5 वर्ग लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 वर्ग दिए हुए हैं। इन 5 वर्ग की एक एक भुजा को आपको ज्ञात करना है। तो जब आप इसे एक एक भुजा ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पे किससे भाग लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे चारों भुजा का योग यहाँ पे दिया है और आपको एक भुजा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किसका भाग लगाना पड़ेगा? 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो सब पे आपको क्या करना है? 4 का भाग लगा देना है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 4 का भाग लगा दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा 20। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपको क्या करना पड़ेगा, और आप सभी लोग को पता होगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो आपको क्या करना है? इनका क्षेत्रफल भी निकाल लेना है। तो जब अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे इनका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो अपने यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है ना। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अब आपको क्या करना दोस्तों, इन सभी को जोड़ देना है। 36, 64 और 100, 361 और 400 को आपको जोड़ देना है। ठीक है ना। जब इन आप क्षेत्रफल को, 5 वर्गों के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ देंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 361 वर्ग सेंटीमीटर, 371 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं? उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वर्ग मिला के एक वर्ग का निर्माण हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? जिनका क्षेत्रफल आ रहा है 961 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, ये 5 वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है कितना आया है? 561 आया है। इसको अपन क्या करना है? एक वर्ग में कंबाइंड कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करना है? उस वर्ग का, यहाँ पे अपन लिखेंगे उस वर्ग की एक भुजा। तो उस वर्ग की एक भुजा यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो आप सभी लोग बताएं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो अपन उससे अपने को क्या ज्ञात हो जाएगी? भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 961 का वर्गमूल आपको निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 61 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है ना। 31 ही आएगा जब आप उस वर्ग की एक भुजा निकालेंगे तो। ठीक है ना। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं? उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप अपने को ज्ञात करना होता है। तो अपन परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। इतना ही होता है ना, 4 इंटू भुजा होता है। और भुजा हमने क्या निकाली है? भुजा हम निकाली है 31 निकाली है। तो बस आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आप समझ लीजिए। तीनों ओमेगा का स्क्वायर कितना होता है? 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है। यदि क्वेश्चन पे इस तरह से दिए रहता है 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -ओमेगा आ जाएगी। यदि क्वेश्चन पे इस तरह से रहता है 1
प्लस ओमेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे लिखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका मान कितना होता है 0 होता है, बस आपको इतना याद रखना है। इसी की मदद से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या क्या करते हैं, इसका वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल क्यों कितना है 4 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको और इसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ओमेगा जो कि पहले से लिखा हुआ है। ठीक है ना, अपन क्या किए हैं 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, इसको अपन क्या कर दिए कॉमन ले लिए हैं। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। तो इतना अपना कॉमन ले लिए ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह को आपको क्या लिखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह को आपको लिखना है माइनस ओमेगा लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा तो लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना आप सब लोग समझ रहे होंगे ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा, और यहाँ पे पूरे का होल क्यों कितना रहेगा, यहाँ पे पूरे का होल क्यों रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अब आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे -3 ओमेगा लिखा है प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, और पूरे की घात यहाँ पे कितने लिखी गई है 4 लिखी गई है। तो जब आप -3 ओमेगा से प्लस ओमेगा को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 ओमेगा आ जाएगा। और जब आप इसका होल 4 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 16 ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, 16 ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी ना। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पे कितना आपने लिख दिया 16 ओमेगा की पावर 4 लिख दिया। और आप सभी लोग को पता होगा कि जो ओमेगा क्यूब होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने 12th क्लास पे पढ़ा होगा, 11th क्लास पे पढ़ा होगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1 होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 16 इंटू ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, इस तरह से अपन लिख सकते हैं ना। ओमेगा 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू यहाँ पे ओमेगा रहेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 16 ओमेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप 11th के मैथ को देख सकते हैं, वहाँ पे इसी तरह से एकदम समझाया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन पे आपको 5वें पद को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इसका 5वां पद क्या होगा। तो आपने को 5वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T5 आपने को ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है प्रथम पद यानी कि a इंटू n-1 d होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 5वें पद को निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे n की वैल्यू रहेगी 5, और यहाँ पे -1 करेंगे, और d की वैल्यू को अपने को अभी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 4d, इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है a और d की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, यानी कि a जो है तो यहाँ पे प्रथम पद है। अब आपको सर्वांतर निकालना है, यानी कि d की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो d की वैल्यू को आपको फाइंड करना है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पे अंतर लेना है। जैसे यदि आप 4 से 2 के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस देखेंगे। यदि आपको क्या करना है 6 से आप 4 के बीच में जाएंगे ना, तो भी आप यहाँ पे 2 का डिफरेंस देखेंगे। यानी कि समांतर श्रेणी जो होती है ना, इसमें प्रत्येक पद के बीच एक समान अंतर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 2 लिखा है ना, इनके बीच अंतर कितना है 2 का है। यदि आप देखेंगे 8 और 6 के बीच, इनके बीच का अंतर भी कितना है 2 का है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक क्या बता दिया था। यहाँ पे आपको क्या करते हैं 5वें पद को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 4d, ठीक है ना, इतना आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू है 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 अपन लिख दिया, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कितने आ रहा है, प्रत्येक पद के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 8 आ जाएगा। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, T5 की वैल्यू आ जाएगी 10। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको इस रेखा द्वारा बने क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4x + 3y
बराबर 12 लिखा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों पक्षों पे 12 का भाग दे देना है। आपको दोनों पक्षों पे क्या करना है, 12 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा x/3, यहाँ पे आ जाएगा y/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा x/3, यहाँ पे आ चुका है y/4 और यहाँ पे कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक 4 कोऑर्डिनेट ले लिए, यहाँ पे x की कहाँ तक जाना है आपको, यहाँ पे x की 3 तक जाना है और यहाँ पे y के 4 तक जाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज का निर्माण होना है तो आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। यहाँ पे आपने क्या याद कर लिया था, x/3 y/4 और यहाँ पे कितना 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, x की जगह यानी कि आपको आधार आपको क्या मान लेना है, 3 मान लेना है और ऊंचाई को आपको क्या मानना है, 4 मान लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है तथा इसका y अंतखंड 101 इकाई है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों, x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाती है, 45 अंश का कोण बनाती है और y अक्ष का अंतखंड कितना है, 101 इकाई है। तो आपने एक रेखा का समीकरण पढ़ा होगा। रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी होता है, ठीक है ना। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है mx प्लस सी होता है, ठीक है। और m यानी कि प्रवणता, m मतलब क्या होता है, प्रवणता होता है। प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी गई है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू बताई गई है 45। तो अपन यहाँ पे 45 की वैल्यू को लिख देंगे, थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, y बराबर x प्लस सी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, y अक्ष का अंतखंड कितना है, 101 यूनिट है, यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, 101 बताई गई है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, c की वैल्यू को भी लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर x प्लस 101। यहाँ पे अपन क्या करें हैं, c की जगह भी 101 को लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 101 और यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा। बस यही इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस आप सभी लोग समझ गए होंगे। आपको एक बार क्या करना है, आपको एक बार 11th के मैथ को एक बार देख लेना है। बस उसी मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन 12th के मैथ से पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं। यानी कि आपकी जो ये प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मूल बिंदु पर केंद्र और इकाई त्रिज्या वाले गोले का समीकरण क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, मूल बिंदु पर केंद्र और इकाई त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मूल बिंदु पर केंद्र है, ठीक है ना, मूल बिंदु पर केंद्र है और उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या 1 इकाई बताई गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा और यहाँ पे आपको भी एक डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मूल बिंदु गोला है ना, तो जब भी मतलब जो गोला होता है मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या रहता है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहता है y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर रहता है। अब जो गोला है किससे किससे गुजर रहा है, गोला जो है तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु हो जाएंगे। और गोले के निर्देशांक कितने होते हैं, गोले के निर्देशांक यहाँ पे हो जाएंगे जो कि
मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, यानी कि x1, y1 और z1, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0, 0, 0। क्वेश्चन पे यही बोला है कि गोला जो है ना उसका केंद्र किस पे है? मूल बिंदु पर है, तो उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0, 0, 0 हो जाएंगे। और क्वेश्चन पे त्रिज्या कितनी बताई गई है? क्वेश्चन पे त्रिज्या यानी कि आर कितनी बताई गई है? 1 बताई गई है। तो आपको क्या करना है? x1, y1, z1 की जगह आपको 0 लिख देना है और आर की जगह आपको 1 लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? z माइनस 0 का स्क्वायर। और आर की जगह हमने क्या माना था? आर की जगह एक क्वेश्चन पे बताया गया है, ठीक है ना। आर की जगह क्वेश्चन पे क्या बताया गया? 1 बताया गया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये 12th की मैथ है, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्लांट ऑपरेटर है ना, प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम पे 11th और 12th की मैथ ही आती है, ठीक है ना। आप ऑफिशियल सिलेबस भी देख सकते हैं, वहाँ पे सिंपली यही बताया गया है। लेकिन दोस्तों आप आज की डेट पे प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम पे क्या करते हैं? 11th, 12th और जो आपकी कंपटीशन वाली मैथ रहती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उस वाली मैथ के एग्जाम को यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन 12th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या बोला है? आपको यहाँ पे एक फलन दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे x के सापेक्ष इसका अवकलन गुणांक क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे पूछा है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दिया है? ई एक्स दिया है। तो एफ एक्स को अपन हमेशा से क्या जानते हैं? एफ एक्स बराबर क्या होता है? वाई होता है, और यहाँ पे कितना है? एक्स दिया है। अब आपको क्या करना है? इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे जब अपन एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? डी वाई अपन डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डी अपन डी एक्स बराबर ई एक्स आ जाएगा। और जब अपन ई एक्स का अवकलन करते हैं तो हमेशा कितना आता है? ई एक्स का अवकलन हमेशा ई एक्स ही रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको वक्र y बराबर साइन एक्स का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप इसे समझना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ब्रीफली समझा दूंगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको x प्लस वाई प्लस जे का अभिलंब सदिश आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी अभिलंब सदिश आते हैं ना, तो अभिलंब सदिश हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो आपको एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसका मान 0 हो। तो चलिए अपन एक एक से ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अपन ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो अपन इसे जब अपन वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जे स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, जो कि इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा आई स्क्वायर यानी कि 1, जे स्क्वायर मतलब 1, और के स्क्वायर मतलब 1। तो आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 बच रहा है, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब अपन ऑप्शन नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर मतलब -1। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा आई स्क्वायर -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे सब प्लस प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सब माइनस पे दिए हैं। तो यहाँ पे कितना है? 3 आ रहा है, जो कि इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अभिलंब सदिश एक ऐसा अभिलंब सदिश होता है जो कि एक 0 बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यदि इसका अभिलंब सदिश पूछता ना, तो यहाँ पे यदि इस तरह से दिया रहता क्वेश्चन y प्लस जे प्लस के, इस तरह से अभिलंब सदिश बन जाता, लेकिन इसका अभिलंब सदिश नहीं होगा। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, वह गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को 477 अंक मिले हों तो कितने प्रश्न उसने गलत दिए?
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। वह गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सही उत्तर के लिए उसको कितने अंक मिलते हैं, सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं, यानी कि +3 मिलते हैं। और गलत उत्तर के लिए 0.51 अंक काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.51 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं। यदि वह 3 के हिसाब से 250 प्रश्नों को सही करता है तो उसके कुल कितने मार्क्स आ जाएंगे, उसके कुल कितने मार्क्स आ जाएंगे, 750 आ जाएंगे। 250 में अपन 3 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। इसी तरह से यदि वह 250 के हिसाब से -1/2 के हिसाब से वह क्या करता है, निगेटिव करता है, यानी कि क्वेश्चन को गलत करता है, तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, उसके आ जाएंगे -125 मार्क्स आ जाएंगे। इतना आप सभी लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसे परीक्षा में टोटल कितने अंक मिल रहे हैं, उसको परीक्षा में टोटल मिल रहे हैं 477 अंक। तो यहाँ पे टोटल उसको कितने मिल रहे हैं, 477 अंक। बस आपको इसी तरह से सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। आपने मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन को पढ़ा होगा, बस उसी टाइप से आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इससे इसको हटाएंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 477 है ना, 477 से जब आप -125 को घटाएंगे तो माइनस माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 602 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 750 से जब आप 477 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 273 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया ना दोस्तों। यहाँ पे जब आप 775 से 777 को घटाएंगे, यहाँ पे 273 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 602 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 273 आ जाएगा। दोस्तों जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक अनुपात बनेगा। अनुपात क्या बनेगा, यहाँ पे 86 का बनेगा और यहाँ पे 39 का बनेगा। इस तरह से दोस्तों अनुपात बन गए ना। तो वो कितने प्रश्नों को सही करता है, 86 प्रश्नों को वह सही करता है और 39 प्रश्नों को गलत करता है। मैंने आपको बताया था प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए -0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि उसने 86 प्रश्नों को सही किया है और 39 प्रश्नों को गलत किया है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर को गलत दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेशियो के हिसाब से, यानी ये रेशियो बन रहा है 86 और 39 के यहाँ पे रेशियो बन रहा है। अब क्वेश्चन पे बोला है 250 प्रश्नों में उसने कितने प्रश्नों को गलत किए। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों रेशियो को अपन ऐड कर लेते हैं, 86 + 39। इन दोनों रेशियो को अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन्हें अपन ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। और क्वेश्चन पे 125 की वैल्यू कितनी बताई गई है, 250। यानी कि रेशियो कह रहा है कि टोटल क्वेश्चन कितने होने चाहिए, 125 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पे कितना बताया गया है, 250 बताया गया है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 125 से अपन 250 में जाएंगे तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 39 पे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे उसने कौन से प्रश्नों को पूछा है, गलत प्रश्नों को पूछा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यदि क्वेश्चन पे सही प्रश्नों के लिए पूछता है तो अपन क्या करते हैं, 86 पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 78 प्रश्न उसने गलत दिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि 1 से 100 तक क्रमागत अंक में शून्य कितनी बार आता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी शून्य की गणना करनी हो ना, हमेशा उसमें 5 का भाग देते चलते हैं जब तक 5 से कोई छोटी वैल्यू नहीं आ जाती है। तो अपन क्या करते हैं, 100 पे 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 पे जब अपन 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब 4 में 5 का भाग नहीं देंगे क्योंकि 4 जो है तो 5 से छोटी है, ठीक है ना, इसलिए इसका भाग नहीं देंगे। अब अपन क्या करेंगे, 20 और 4 को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसमें से उसने
40% सेव को बेच दिया और उसके पास अब कितने सेव हैं, 420 सेव हैं, तो आपको बताना है कि पहले उसके पास कितने सेव थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे उसके पास 100% सेव थे, 100% में से उसने कितने परसेंट सेव को बेच दिया, 100% में से उसने 40% सेव को बेच दिया, तो उसके पास अब कितने सेव बचे होंगे, उसके पास अब बचे होंगे 60% सेव। ठीक है ना। अब उसके पास कितने सेव बचे होंगे, 60% सेव बचे होंगे। और 60% की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, यहाँ पे 60% की क्वेश्चन पे वैल्यू बताई गई है 120, यही बताएगा ना क्वेश्चन पे। 60% की क्वेश्चन पे वैल्यू बताई गई है 120, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 बटे 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 420। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 7 42। तो आप वैसे तुरिया गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मूल रूप से उसके पास कितने सेव थे, 7 × 100 बराबर 700 सेव थे। कितने सेव थे, 700 सेव थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी पे 58 रन बनाते हैं, जिससे उसका औसत कितना घट जाता है, 2 रन घट जाता है। 16वीं पारी में उसका औसत क्या होगा, आपको बताना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। 17वीं पारी में कितने रन बनाते हैं, 58 रन बनाते हैं। ठीक है ना। जिससे उसका औसत कितना घट जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है। तब आपको क्या करना है, 17वीं पारी में कितने रन बनाते हैं, 58 रन बनाते हैं, जिससे उसका औसत जो है तो कितना घट जाता है, 2 रन घट जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 में आपको 2 का गुणा कराना पड़ेगा और आपको इसको जोड़ देना पड़ेगा। तो 17 दूनी कितना हो गया, 34 हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी रन घटते हैं ना, जब भी रन घटने के लिए क्वेश्चन पे बोलते हैं तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, +2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 92 आ जाएगा। अब औसत से कितने घट रहे हैं, औसत में हमेशा उसके 2 घट रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 90 में से आपको 2 को घटा देना है। ठीक है। जब रन घटते हैं तो वहाँ पे आपको जोड़ना है और जब रन बढ़ते हैं वहाँ पे आपको घटाना है। बस आपको इतना याद रखना है। इस तरह से मदद से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन पे क्या बोले, 17वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 58 रन बनाता है। लेकिन 17वीं पारी में के बाद उसका औसत कितना रन घट जाता है, 2 रन घट जाता है। यानी कि रन जो है तो घट रहे हैं और जब रन घटेंगे तो अपन क्या करेंगे, 17 में अपन 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे, रन घट रहे हैं। तो जब रन घटेंगे ना तो वहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। लेकिन औसत में कितने घट रहे हैं, औसत पे घट रहे हैं उसके 2। तो जब अपन इससे 2 इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। तो यहाँ पे कितना भाग काम कर रहा है, 3/5 भाग। 3/5 भाग काम पूरा करने में उसको कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो आपको एक भाग निकालना है। 3/5 भाग यहाँ पे दिया गया है तो आपको एक भाग निकालना है। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 × 5 15। तो यहाँ पे एक भाग बराबर कितना आ जाएगा, एक भाग बराबर आ जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। कौन से ऑप्शन पे दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, 106 × 106 माइनस 94 × 94, इसको आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा एक फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, a + b + a - b, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह कितनी है, 106 और b की जगह कितनी है, 94। इसी तरह से 106 माइनस 94, इस तरह से आपको लिख देना ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 106 से जब अपन 94 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब जब 200 में 12 का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है, दृश्य प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति होती है। यदि सर्वाधिक आवृत्ति की बात करता तो किस में होती है, गामा किरणें पे होती है। तो न्यूनतम आवृत्ति की बात हुई ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है किस घटना के कारण होता है? तो किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोलर चालक को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है कि जब एक अर्धचालक होता है जो कि सोलर अर्धचालक है उसको अपन गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रतिरोध घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था में गति करती है, ठीक है ना, कितने समय बाद 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होती है और 500 मीटर के विस्थापन को प्राप्त करती है? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक वस्तु विराम अवस्था में से गति तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था में गति आरंभ करके कितने समय में 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होती है और 500 मीटर के विस्थापन को प्राप्त करती है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी विस्थापन दिया जाता है ना वहाँ पे अपन क्या करते हैं, गति के सेकंड समीकरण को वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन की बात हुई ना कि विस्थापन कौन से गति के समीकरण में आता है? विस्थापन जो है तो गति के दूसरे समीकरण में आता है और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर 1 ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। और दोस्तों यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो दिया नहीं है तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा, यानी कि u की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी? 0 रहेगी। a की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है? a की वैल्यू क्वेश्चन पे बताई गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन पे यही बताया गया है। और s की वैल्यू कितनी बताई गई है? s की वैल्यू बताई गई है 500 और t की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे इन सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? a की जगह अपन कितना रखेंगे? 10 रखेंगे और टी स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन जब काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अपन इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर तो रहेगा ही। जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टी बराबर √100। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, यानी कि 10 सेकंड पे इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। अब आपको बताना है कि किसी लवण को जब पानी में मिलाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अपन किसी लवण नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लवण को जब पानी में मिलाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो गई है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, जब किसी लवण को पानी में मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे एक पानी बना हुआ है, इस पानी पे जब किसी लवण को मिलाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका क्वथनांक यहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं? तो लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज की जब ऊंचाई मापना हो तो इसका यूज करते हैं अपन अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी अपने को ज्ञात करना है। कितने डिग्री के कोण पर बने हैं? 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कितने बनेंगे आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोण सम संख्या में दिया रहता है तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन 360 में भाग दे देते हैं। तो 360 में जब अपन 90 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सम है ना, सम है इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यदि यहाँ पे विषम दिया रहता ना तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे यही इसका राइट आंसर रहता। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो किस नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अब आपको बताना है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जड़त्व गुण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि से आती है? तो किस विधि से आती है? विकिरण विधि से आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है? तो यहाँ पे किसका घनत्व न्यूनतम है? लकड़ी का घनत्व यहाँ पे न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूल रंग है? आपको बताना है कि मूल रंग कौन कौन से हैं। तो मूल रंग कितने होते हैं? मूल रंग हमेशा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल यानी कि रेड, हरा यानी कि ग्रीन और नीला। लाल, हरा, नीला जो है तो ये मूल रंग कहलाते हैं। तो कौन से ऑप्शन पे दिए हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? उसके ताप का पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में धारा में संबंध है। ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाहित होती है उसमें संग्राहक आधार में क्या संबंध होता है? तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? ट्रांजिस्टर धारा का संबंध है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा IE बराबर IC प्लस IB। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो क्वेश्चन पे क्या बताने की कोशिश किया गया है? 4 प्रतिरोध हैं जिसका प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? 4 ओम का है और वह श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि यहाँ पे इस तरह से पूछा है। आर की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। R1, R2, R3, R4 ये जो है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि प्रत्येक आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है? 4 + 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 16 ओम और क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो जेनर डायोड का प्रयोग किस में होता है? वोल्टेज नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? आपको बताना है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक आधार किस समस्थानिक को माना गया है? तो किसे माना गया है? C612 को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी संरचना रैखिक होती है? तो किसकी संरचना रैखिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना हमेशा रैखिक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु निर्माण में भर्जन का मुख्य कार्य होता है। तो भर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको IUPAC नाम ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन का क्रम देना पड़ेगा। तो कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया। सबसे पहले हमने क्रम दे दिया। अब दूसरे पे क्या जुड़ा है? दूसरे कार्बन पे एमिनो जुड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एमिनो, यहाँ पे एथ आ जाएगा 1 ओइक अम्ल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 एमिनो एथे 1 ओइक अम्ल। ठीक है, जिसको अपन 1 को अपन लिखेंगे भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को नष्ट करने वाला पदार्थ है। तो ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी गैस का निर्माण होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि इस अभिक्रिया में किस गैस का निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन परमाणु में 5 प्रोटॉन होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 10 होती है। में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन जो है तो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुलकर
H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटा धातु निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातु से मिलकर बनी होती है? तो किस किस से मिलकर बनी होती है? कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे।